फैसला आ गया है। आप समझते हैं कि एक बहुत अहम संग मील है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पार्लियामेंट की जो कानून साजियाँ थीं उनके खिलाफ बहुत राय आती रही। जो हुकूमती मामलात थे उनमें मुसलसल मुदाखलत होती रही। वज़ीर आज़म को पाबंद किया गया कि वो खुद फैसले नहीं करे, बल्कि काबीना का फैसला जो है वो हुकूमत का फैसला माना जाएगा। बट चीफ जस्टिस के इख्तियार पर नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। आप समझते हैं एक अहम मोड़ है बहुत। जी देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। थोड़ा सा मैं वजाहत करता चलूं कि जहां तक ये कानून है कि अपील होनी चाहिए, और ये कानून है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो जब केसेस के बेंचेस की तश्कील दें तो वो अपने जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनके साथ बैठ के दें। ये बड़ी अच्छा कानून है और ये कानून साजी होनी चाहिए थी। आपको याद है स्टेज 1 इस पे जो दिया गया था, पहले एक कानून आया था, पार्लियामेंट ने जो रिव्यू की पावर थी आइन के अंदर उसको तब्दील करके अपील की पावर दी थी। वहां मैंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ये कानून दुरुस्त है, लेकिन उसको आइन की तरमीम के तहत होना चाहिए, वो आम कानून साजी के जरिए नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने ये मेरी बात मानी थी और उस कानून को कलअदम करार दे दिया था। इस कानून में जो पार्लियामेंट है उन्होंने ये किया कि उन्होंने उस आइन की तरमीम नहीं की, रिव्यू की तरमीम कोई नहीं की, बल्कि एक एडिशनल पावर दे दी, एक मजीद ताकत दे दी अदालत को कि वो अपील जो है उसमें दाखिल की जा सकती है उनके फैसलों के खिलाफ एक लार्जर बेंच के पास। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 जजेस ने ये फैसला किया कि ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास है और ये पार्लियामेंट में कोई कदगन नहीं कि वो आइनी तरमीम करके करे इस मामले को। अगर अपील देनी है तो आम कानून के जरिए भी दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है अच्छा, ये कानून भी अच्छा है और ये फैसला भी एक तरह से दुरुस्त इस तरह है कि पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है उस पर दोबारा से रीइटरेट कर दिया, वजाहत कर दी कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है एज लॉन्ग एज वो कानून आइन के खिलाफ ना हो। अगर आइन के खिलाफ होगा कानून तो फिर उसको कलअदम करार दे सकती है सुप्रीम कोर्ट। और अली ज़फ़र साहब, हमने 184(3) का बेदरीग इस्तेमाल भी देखा। चीफ जस्टिस के पास ऐसे इख्तियारात भी देखे जिसको वो साथी जजेस के साथ भी बांटने को तैयार नहीं थे। आपको लगता है ये भी एक अहम डेवलपमेंट है कि 184(3) का एक तो अगर इस्तेमाल हो तो वो चीफ जस्टिस की अकेले की सवाबदीद ना हो, और अगर फिर इस्तेमाल हो तो उस पर किसी को अपील का हक भी हासिल हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फाइनल है, वहाँ से फैसला आ जाए और फिर बाद में किसी को अपील का इख्तियार भी नहीं होता? जी, हमने देखा, बहुत अरसे से देखा कि आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल किया जा रहा है, और कई बार हमने देखा कि उसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलात में किया जहां सुप्रीम कोर्ट को कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। स्टील मिल का एक बड़ा फेमस केस है, आपने देखा, वो भी आर्टिकल 184(3) के तहत उन्होंने प्राइवेटाइजेशन जो हो रही थी स्टील मिल की उसको ख़त्म कर दिया। इसी तरह रिको डिक का केस है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए थे, जो मुआहदे थे, उनको कलअदम करार दे दिया आर्टिकल 184(3) के तहत। तो बड़ा तनकीद थी सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों के ऊपर, और कहा जाता था और दुरुस्त कहा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट को एहतियात करना चाहिए जब आर्टिकल 184(3) का मामला आता है। वो फाइनल फैसला होता है और उससे बड़ा नुकसान हो सकता है, मईशत को भी नुकसान हो सकता है, जो हुआ। तो उस लिहाज से ये एक खुशाइन बात थी और खुशाइन बात है कि अब से फैसला जो है कि कौन सा केस लेना है, कौन सा नहीं लेना, क्या बेंच बनना है इस मामले में आर्टिकल 184(3) के तहत, वो भी चीफ जस्टिस अपनी मुशावरत से करेंगे। और अगर कोई बेंच ने गलत फैसला किया तो फिर उस फैसले के खिलाफ एक अपील भी दायर हो सकेगी। तो ये बड़ी देर से डिमांड थी सारी बार एसोसिएशंस की भी, और वो डिमांड आज मेरा ख्याल है फाइनलिटी पे पहुंच गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 10-5 मेजॉरिटी से ये फैसला कर दिया कि अपील भी होगी। और इंटरेस्टिंगली ये चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा कि मेरे जो इख्तियारात हैं मैं खुद देने को तैयार हूँ, वो इख्तियारात मैं देना चाहता हूँ ताकि एक मुशावरत से ये मेरे इख्तियारात जो हैं बेंचेस बनाने के और आर्टिकल 184(3) कब लेना है नहीं लेना उसके वो एक मुशावरत से अपने कॉलीग्स के साथ फैसले हों। और इंटरेस्टिंगली तीसरी चीज
जी, और जो तीसरी मैं बात ही करना चाह रहा था कि जो माजी से ये इख्तियार देना था उसमें चीफ जस्टिस भी मिनॉरिटी में चले गए और ये इख्तियार नहीं दिया गया। ज़ाहिर मुतादिद फैसले हैं, कुछ सियासी रहनुमाओं से मुतालिक हैं, अगर मिल जाता इख्तियार तो शायद पैनामा जजमेंट में नवाज शरीफ जहांगीर तरीन को फ़ायदा हो जाता, मगर मुतादिद दूसरे फैसले भी हैं। आप समझते हैं कि जो बहुत ही कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल फैसले हैं उसमें माजी के चीफ जस्टिस को भी फ़ायदा हो गया कि उनके जजमेंट की अपील नहीं आ रही होगी? जी देखें, ये जो बनाया गया था कानून, उसमें ये तो जरूर दिया गया था कि अपील भी होनी चाहिए और ये मुशावरत जो चीफ जस्टिस की है वो भी लिखा था, लेकिन जाते जाते उसमें एक मजीद ऐड कर दिया गया था कि ये अपील की जो ताकत है ये माजी के केसेस पे भी अप्लाई करेगी। तो बड़ा ऑब्जेक्शन उस वक्त रेज किया गया और आपने तबसरे भी सुने होंगे। मेरा भी ये मौक़िफ़ था कि ये वाला जो शिक है ये एक तरह से फायदा दे रही है कुछ मखसूस लोगों को, और अगर ये हो गया एक बार तो फिर सारे जितने केसेस हैं, हजारों लाखों केसेस जो आर्टिकल 184(3) के तहत फैसले हुए हैं वो फिर सारे के सारे खुल जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ वही काम करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास तो टाइम ही नहीं होगा कि आम केसेस सुने। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचेगा इस किस्म की शिक से, अगर आप माजी के केसेस जो फाइनल भी हो गए उनको भी खोल दें। तो इस वक्त वो ये मेरा ख्याल है जो 8 जजेस थे उन्होंने ये फैसला किया मेजॉरिटी से कि ये शिक जो है ये गैर आईनी है, इसलिए अब माजी का जो केसेस हैं, मसलन पनामा का केस हो गया नवाज शरीफ साहब का, ये उसके ऊपर लागू नहीं होगा। ये सिर्फ हाल या जो मुस्तकबिल में आने वाले केसेस हैं उन केसेस के ऊपर ये कानून लागू होगा। वो अपील कर सकेंगे लेकिन माजी वाले केसेस अपील नहीं कर सकेंगे, इसलिए किसी भी खास शख्सियत को इसका फायदा नहीं होगा।